नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में। जैसा कि आप लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का पहला लेसन, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण यानी कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर का नाम है तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। जो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं तो पहले उसको दोहरा लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि पदार्थों में परिवर्तन दो प्रकार के हो सकते हैं। तो चेंज कितने प्रकार के हो सकते हैं? दो प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक कौन सा होता है? रासायनिक परिवर्तन। एक भौतिक परिवर्तन होता है, एक रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। तो जैसे आपने कागज को फाड़ दिया तो वह भौतिक परिवर्तन है, लेकिन कागज को जला दिया तो राख मिल गई, वह क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। जहां रासायनिक अभिक्रिया होती है वहां पर ही जहां पर रासायनिक परिवर्तन होता है वहां पर ही रासायनिक अभिक्रिया होती है। क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग होते हैं, एक अभिकारक पक्ष होता है और एक उत्पाद पक्ष, ठीक है। यानी अभिकारक और उत्पाद, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो आप एक परिभाषा बना सकते हैं यहाँ से, अभिकारक से उत्पाद बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो रासायनिक अभिक्रिया हो गई। तो आप यह भी लिख सकते हैं रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। या अभिक्रिया से अभिकारक से उत्पाद बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। और आगे सुनिएगा, रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप से व्यक्त करने का जो तरीका होता है उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण मुख्यतः दो भागों में बढ़ सकते हैं। कितने भाग में? दो भागों में। एक मूल या ढांचा रासायनिक समीकरण और एक होता है संतुलित, जो आप करते हैं, ठीक है। यह मूल में भी संतुलित हो सकता है। जो समीकरण मूलतः प्राप्त होता है वह संतुलित भी हो सकता है और क्या हो सकता है? असंतुलित भी हो सकता है। लेकिन जो असंतुलित रहे, ये तो मूल का संतुलित हो गया, लेकिन जो असंतुलित रहेंगे उन्हें हम क्या बनाएंगे? संतुलित। यह क्यों बनाते हैं? तो आपको बताया गया था द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण। तो यहाँ द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू हो जाए, इसलिए हम किसी भी असंतुलित समीकरण को क्या करते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण में बदलते हैं। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो दुनिया भर की अभिक्रियाएं हैं उनमें मुख्यतः उनमें अभिक्रियाएं जो होती हैं या तो ऊष्माक्षेपी होंगी या तो ऊष्माशोषी होंगी। तो हमने जान लिया था ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसमें ऊष्मा को क्या किया जाता है? फेंका जाता है। फेंकने का मतलब उत्सर्जन। तो इसमें ऊष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। और इसके बाद एक अभिक्रिया और पढ़े थे आप लोग, ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी, और इसमें ऊष्मा का क्या होता है? इसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऊष्मा का क्या होता है? अवशोषण होता है, ठीक है। तो यह हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। आज हमें आगे बढ़ना है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है अपने मित्रों तक इससे चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम शुरू करेंगे अब अपना अगला टॉपिक, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। चलिए शुरू करते हैं। कुछ अभिक्रियाओं को लेकर हम धीरे धीरे चलेंगे। तो सबसे पहले हम अभिक्रियाओं के नाम बता देता हूं, कौन कौन सी अभिक्रियाएं पढ़नी है। देखिए, तो सबसे पहले पढ़नी है रासायनिक अभिक्रिया में संयोजन अभिक्रिया, दूसरी अभिक्रिया पढ़नी है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया के तीन प्रकार होते हैं, उन्हें भी जानना है। तीसरी अभिक्रिया पढ़नी है विस्थापन अभिक्रिया, या इसी को बोलते हैं विस्थापन ही बोलते हैं, या फिर बोल देते हैं यहाँ वियोजन को एक नाम और देते हैं अपघटन। वियोजन को एक नाम और देते हैं क्या? अपघटन। विस्थापन हो गया। इसके बाद चौथा जो है द्विविस्थापन है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, और इसे दूसरा नाम देते हैं द्विअपघटन। द्विअपघटन, ठीक है। चलिए अगला जो रिएक्शन आपको पढ़ना हुआ है अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया। अगली जो अभिक्रिया है आपके पास वो है उपचयन अभिक्रिया, या इसी का दूसरा नाम है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसके बाद जो आपको सातवीं रिएक्शन पढ़नी है वह है अपचयन अभिक्रिया। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिडक्शन। इसके बाद आपको पढ़ना है रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। एक चीज इसके बाद जानना है आपको, जो उपचयन है जो कौन है? उपचयन। इसका उपचयन का दैनिक जीवन में कुछ महत्व है, महत्व कह रहे हैं। इसका जो प्रभाव है दैनिक जीवन में, प्रभाव जो जानना है इसका, जैसे एक जानेंगे आप लोग संक्षारण,
दैनिक जीवन में इसका प्रभाव जो है संक्षारण, और एक जानेंगे विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, यह तो मेन अपक्रियाएं हैं जो इस चैप्टर में पढ़नी है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी के बाद। कुछ अपक्रियाओं के नाम हम और जानेंगे, जैसे उत्क्रमणीय अपक्रिया, उत्क्रमणीय अपक्रिया, ठीक है, और जानेंगे अनुत्क्रमणीय अपक्रिया, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया, और जानेंगे प्रकाश रासायनिक अपक्रिया, प्रकाश रासायनिक अपक्रिया। इसके बाद जानेंगे आप लोग, एक आपको अपक्रिया मिल जाएगी उदासीनीकरण अपक्रिया, उदासीनीकरण अपक्रिया, ठीक है। इस तरह से इन सभी अपक्रियाओं को हम जानेंगे। जो हमारी मूल अपक्रियाएं हैं वह यहां पर है, ठीक है, तो इसको जानेंगे। तो आइए एक एक अपक्रिया को शुरू करते हैं यहां से लेकर। तो सबसे पहले अपक्रियाओं के प्रकार आपकी हेडिंग रहेगी रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ठीक है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, तो कई प्रकार की होती हैं जिसमें से कुछ आपको पढ़नी है, ठीक है। देखिए सबसे पहले कौन सी अपक्रिया है आपके सामने, संयोजन अपक्रिया। तो सबसे पहला आप आएंगे संयोजन अपक्रिया पर। संयोजन अपक्रिया, अंग्रेजी में इसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। आइए सबसे पहले इसको समझें। तो यहां संयोजन का मतलब होता है जुड़ जाना। जब कई लोग जुड़कर एक हो जाएं तो हम उसे क्या कहेंगे, संयोजन अपक्रिया कहेंगे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ए और बी दो हैं, तो दोनों मिलकर एक चीज बना लें, कोई एक चीज बना लें, तो हम कहेंगे यह क्या हो गया, यहां पर संयोजन हो गया। क्या हो गया, संयोजन। यहां पे हमेशा जो अभिकारक होगा, जो कौन होगा, अभिकारक होगा, वह दो या दो से अधिक होगा, दो या दो से अधिक होगा, और उत्पाद हमेशा केवल एक बनेगा। इधर का याद रखेंगे, यह पिछली वीडियो में बताया जा चुका है। इधर वाला अभिकारक कहलाता है और उधर वाला क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है। तो उत्पाद जो होगा हमेशा एक होगा। उत्पाद क्या होगा, कितना होगा, एक होगा, ठीक है। जैसे दो लोगों की शादी होनी है, मान लेते हैं ए और बी की शादी होनी है, तो अब यह लोग एक हो गए, तो अब यह लोग क्या हो गए, ए बी हो गए। अब ए और बी अलग अलग थे, अब एक हो गए, तो शादी होने के बाद यह एक हो गए, तो यहां पे क्या हो गया, संयोजन हो गया इनका। क्या हो गया, संयोजन। तो यहां पे देखेंगे जो ए और बी है मिलके क्या बना रहे हैं, सी बना रहे हैं। तो अभिकारक दो या दो से अधिक होने चाहिए। अच्छा, यहां पे यह भी हो सकता था x प्लस वाई प्लस जेड प्लस और भी कुछ हो, अंत में एक ही केवल बन जाए, मान लेते हैं ए। तो यहां पे हमेशा अभिकारक दो या दो से अधिक होगा और उत्पाद हमेशा कितना आएगा, एक आएगा, याद रखेंगे। तो वह रासायनिक अपक्रिया, सुनिएगा, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। तो एक को यहां पर हम बोल देंगे एकल, ठीक है। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अपक्रिया कहलाती है, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम जो है वह जब इसको जलाया जाता है तो ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है, और ऑक्सीजन से क्रिया करके बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद पाउडर, ठीक है। और मैग्नीशियम आपको याद है कि जब जलाया जाता है तो यह जो है चमकदार लौ के साथ जलता है और अंत में सफेद रंग का पाउडर आता है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। और इसके बाद एक चीज और आप जाने थे कि जो है अगर मैग्नीशियम पुराना है तो उसे रेगमार्क से साफ कर लेते हैं। और क्यों साफ करते हैं, तो मैग्नीशियम जब पुराना होता है तब उस पर जो क्या होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की पहले से ही परत जम जाती है। ऑक्सीजन जो वायुमंडल की उससे क्रिया कर लेता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की पहले से उस पर परत जम जाती है, जो कि जलने में क्या होती है, दिक्कत करती है। तो फिर वह सही से नहीं जलता मैग्नीशियम, ठीक है। तो इसलिए मैग्नीशियम को जब भी पुराना हो तो उसे रेगमार्क से क्या कर लेना चाहिए, साफ कर लेना चाहिए। क्या होती है उस पर, किसकी परत होती है, तो वह जो वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करके, तो जो रेगमार्क होता है, क्या नाम है, मैग्नीशियम होता है, उस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है, ठीक है। मैग्नीशियम धीरे धीरे ऑक्सीजन से क्रिया करता है और उस पर धीरे धीरे मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाएगी, और जो बाद में जलने में क्या करता है, जलाने पर दिक्कत करता है। इसलिए रेगमार्क से साफ कर लेना चाहिए जलाने से पहले। चलिए देखिए, और तो यहाँ पे हम परिभाषा जान गए कि दो या दो से अधिक अभिकारक जब मिलते हैं और एकल उत्पाद बनाते हैं तो उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे यह हो गया, तो हम इसको लिख लेते हैं विधिवत, देखिएगा। तो वह रासायनिक अपक्रिया
वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। कितना उत्पाद बनना चाहिए? एक। एकल उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया कहलाती है, याद रखेंगे। तो यहां पे देख लीजिए फिर से, वह रासायनिक अभिक्रिया, यह सब तो आपको, यह लाइन आपको एकदम से याद रख लेनी है, ठीक है, क्योंकि हर अभिक्रिया में यह लाइन शामिल होगी। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, तो जिसमें तक आपको याद रख लेना है पहले से, हर अभिक्रिया के लिए इतना शब्द तो याद ही रहना चाहिए। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। तो यहां पे यह लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा कि हमेशा क्या बनेगा? एकल उत्पाद। तो जिस भी अभिक्रिया में आप उत्पाद पक्ष में देखें और एक ही केवल हो, आप आराम से बताएंगे वह अभिक्रिया कौन सी है? संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। जैसे मैं लिख दूं Na, यहां पे उदाहरण को लिखता हूं, उदाहरण लिखूं, जैसे मैं एक उदाहरण ले लेता हूं H2 + O2, ठीक है। तो यह जो बनाएगा वह बनाएगा H2O। तो थोड़ा सा आपको पता है कि संतुलित कर देना चाहिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। तो 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 लग जाएगा तो ऑक्सीजन 2, लेकिन हाइड्रोजन 4 हो गया तो 2 दूना 4 हो जाएगा। संतुलित करने के लिए वीडियो है, अलग से देख लीजिएगा। दूसरी रिएक्शन जैसे Mg वाला ले लेते हैं, Mg + O2 बना लेता है MgO, और यहाँ पर 2 लगाएंगे तो ऑक्सीजन 2 हो गया, मैग्नीशियम 2 हो गया वहां से, तो यहाँ पे 2 लगा लेंगे। और बताइए, और रिएक्शन अगर आप करवाना चाहते हैं तो जैसे है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसकी जल से क्रिया कराएंगे तो यह बना लेता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह से यह सभी अभिक्रियाएं क्या हैं? संयोजन अभिक्रियाएं। कौन सी अभिक्रियाएं हैं? संयोजन। तो जहां पर भी 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल जाएं और क्या बना लें? एकल उत्पाद बना लें। उत्पाद हमेशा, यही इसकी ट्रिक है पहचानने की, कि उत्पाद हमेशा एक आएगा। उत्पाद हमेशा कितना आएगा? एक। तो जिस अभिक्रिया में उत्पाद एक आता है वह संयोजन अभिक्रिया होती है। फिर से याद रखेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के रूप में यह याद कर लेंगे, ठीक है। और भी उदाहरण है, आप बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने 3 उदाहरण है, 2 उदाहरण काफी होते हैं। तो यहाँ पे हो गया संयोजन अभिक्रिया। अब इसको आप लोग उतार लेंगे तो हम लोग चलते हैं वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। वियोजन या फिर कौन सी अभिक्रिया? अपघटन। तो अब हमने देख लिया है पहले कॉम्बिनेशन, अब देखेंगे डीकंपोजिशन। चलिए इसको मिटाते हैं, देखिए अगली अभिक्रिया। तो हमारे पास दूसरी अभिक्रिया है, कौन सी? वियोजन अभिक्रिया। अंग्रेजी में इसी को बोलते हैं डीकंपोजिशन, और इसी का नाम है अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, अंग्रेजी में नीचे लिख देता हूं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। यह जो अभिक्रिया है यह एकदम उल्टी अभिक्रिया है, किसकी? संयोजन की। तो संयोजन में एकल उत्पाद बना था, यहां अभिकारक एक ठे होगा और उत्पाद कई ठे बनेंगे, 2 या 2 से अधिक। सेम टू सेम, केवल अभिकारक और उत्पाद वाले जो शब्दों में है थोड़ा सा अंतर लाना है। तो जहां अभिकारक था वहां उत्पाद आ जाएगा, जहां उत्पाद है वहां अभिकारक आ जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो जैसे मैं ले लूं कैल्शियम कार्बोनेट, जब मैं इसे गर्म करूंगा तो यह बना लेगा कैल्शियम ऑक्साइड, और CO2 गैस इसमें से मुक्त हो जाएगी, तो इसे गर्म करने से, ठीक है। अब यहां पे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट जो था, इसे गर्म किया गया तो यह 2 भागों में बट गया। तो अभिकारक मेरे पास कितना है? तो अभिकारक केवल 1 है। अभिकारक कितना है? 1 है। लेकिन जो उत्पाद बना है वह 2 है, या 2 से अधिक भी हो सकता है, 2 या 2 से अधिक। अभी कुछ अभिक्रियाएं लिखेंगे जिससे आप समझेंगे कि 2 या 2 से अधिक भी अभिकारक आ सकते हैं। तो 2 या 2 से अधिक,
अभिकारक नहीं, सॉरी, उत्पाद 2 या 2 से अधिक आ सकते हैं। तो उत्पाद जो है 2 या 2 से क्या हो सकते हैं, अधिक हो सकते हैं किस अभिक्रिया में, वियोजन। लेकिन इन्हें तोड़ने के लिए कोई ना कोई चीज चाहिए। अपने आप कैसे टूटेगा, कोई सामान्य रूप से बैठा है, उसके साथ कोई नहीं, मतलब कि वह एकदम से क्या है, सॉलिटरी है, अकेला है, तो वह कैसे टूटेगा। तोड़ना है तो कोई ना कोई कांटा चुभाना पड़ेगा, ठीक है, या फिर उसके लिए कोई परिस्थिति प्रयोग करनी पड़ेगी, परिस्थिति लानी पड़ेगी कि वह टूट जाए। तो कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने के लिए हमने इसे क्या कर दिया, गर्म कर दिया, ठीक है। तो जैसे दो लोग अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, दो लोग बहुत अच्छे मित्र हैं, तो बीच में आप पहुंच गए, उनके बीच में झगड़ा लगा दिया, इसकी चुगली उसके साथ, उसकी चुगली उसके साथ कर दिया, तो आप बीच में क्या हो गए, आपने एक परिस्थिति ला दी, आप वह परिस्थिति बन गए जिसके कारण उन दोनों में अलगाव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए और बी बड़े अच्छे मित्र हैं, साथ में अच्छे से रह रहे हैं, ठीक है, इस समय इनकी स्थिति ऐसी है, और सी आप है, आपने चुगली करी इसकी, जो कि गलत चुगली थी, बी के साथ करी, ए के साथ करी, दोनों को उल्टा सीधा चढ़ाया, तो अब ये इनकी स्थिति बन गई, ए इधर हो गया, बी इधर हो गया। तो यह जो है विशेष परिस्थिति है। अगर यह चुगली लगाने वाले यानी आप नहीं आए होते हैं तो यह ए और बी साथ में रहते हैं, लेकिन आपने जब लगा दिया चुगली तो यह हो गया अलग। तो यहाँ पे इनके बीच में क्या हो गया, वियोजन। क्या हो गया, वियोजन। तो वियोजन के लिए हमेशा किसी विशेष परिस्थिति की जरूरत पड़ेगी, याद रखेंगे। तो हमेशा विशेष परिस्थिति, और विशेष परिस्थिति में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा तो उष्मा हो सकता है यानी ताप, ठीक है, सूर्य का प्रकाश भी हो सकता है, सूर्य का प्रकाश भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, तो विद्युत धारा भी हो सकती है। तो विद्युत वियोजन, विद्युत भी हो सकता है, ठीक है। तो आइए लिख लेते हैं पूरा इसको, तो आप समझिएगा आगे। तो वह रासायनिक अभिक्रिया, आपको शब्द याद रख लेने हैं कि मतलब कि जो शब्द कुछ पहले लिख लेने हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, अब यहां पे उत्पाद एक नहीं होगा, अभिकारक एक हो जाएगा। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक, कोई एकल अभिकारक, कोई एकल अभिकारक किसी विशेष परिस्थिति पर टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। देखिएगा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एकल अभिकारक किसी विशेष परिस्थिति पर टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। यहां पर यह याद रखिएगा, इस बार अभिकारक एक होगा। कौन एक होगा, अभिकारक, ठीक है। तो इसको पहचानने की ट्रिक क्या है, परीक्षा में पूछता जरूर है एक क्वेश्चन कि पहचानिए कौन संयोजन है कौन वियोजन है। तो आप वियोजन पहचानने के लिए अभिकारक देखेंगे और अभिकारक एक होना चाहिए। संयोजन पहचानने के लिए आप देखेंगे उत्पाद और उत्पादक कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। सीधी सी बात है। चलिए इसके उदाहरण स्वरूप में आप देखिए क्या आ जाएगा। तो एक एग्जाम्पल आपके सामने अभी आया था, CaCO3 गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, CaO + CO2, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं AgCl ले लूं, AgCl, और यह सूर्य के प्रकाश में आ जाए, प्रकाश लिखने से मतलब यहां हो गया सूर्य का प्रकाश, तो Ag अलग हो जाएगा, Cl2 अलग हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार मैं NaCl का जलीय विलयन ले लूं और मुझे इसके आयनों को अलग करना है, Na के अलग और Cl के अलग, तो Na यहां पर क्या प्रवाहित करेंगे, विद्युत। क्या प्रवाहित करेंगे, विद्युत। तो विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे जब इसके जलीय विलयन में NaCl के, तो Na अलग हो जाएगा और Cl2 क्या हो जाएगा, अलग। Na अलग और Cl2 अलग, ठीक है। तो सोडियम अलग हो गया, Cl2 अलग हो गया। तो आप देखेंगे मैंने तीन चीजों का प्रयोग किया, इसलिए विद्युत वियोजन मतलब कि वियोजन जो होता है तीन प्रकार का होता है। यह वाला हो गया उष्मीय वियोजन, या इसी को बोलते हैं तापीय वियोजन।
ठीक है, यह हो गया उष्मीय वियोजन या तापीय वियोजन। यह हो गया प्रकाश वियोजन, प्रकाश वियोजन। और तीसरा हो गया आपका विद्युत वियोजन, विद्युत वियोजन। ठीक है, तो वियोजन 3 प्रकार के होते हैं। वियोजन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अच्छा, एक चीज और जानिएगा। अच्छा, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं वियोजन के प्रकार को अलग से लिख देता हूं। ठीक है, तो इसको नोट करेंगे आप लोग। देखिए, आप वियोजन के प्रकार को देखिए। वियोजन अपक्रिया के प्रकार। वियोजन अपक्रिया के प्रकार, तो हमारे पास कुल टोटल यहां पे 3 प्रकार आएंगे। कितने आएंगे कुल प्रकार? 3। पहला आ जाएगा उष्मीय या तापीय वियोजन, उष्मीय या तापीय वियोजन, अंग्रेजी में बोलते हैं थर्मल। थर्मल यहां पे हो जाएगा डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरा हो जाएगा आपका यहां पे प्रकाश वियोजन, प्रकाश वियोजन। इसको बोलते हैं यहां पे फोटोलिसिस। क्या बोलते हैं? फोटोलिसिस। तीसरा हो जाएगा आपका विद्युत वियोजन, इलेक्ट्रोलिसिस, विद्युत वियोजन, या फिर अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो इसका हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन। अब यहां पे मैंने डिकम्पो लिख के छोड़ दिया, तो इसका मतलब डिकम्पोजिशन है। प्रकाश वियोजन में क्या लिखते हैं? तो यहां पे लिखते हैं फोटोलिसिस, फोटोलिसिस। और यहां पे क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो ये हो गया वियोजन के प्रकार। अब आप सीधी सी बात बताइए, जब वियोजन उष्मा या ताप के कारण होगा तो हम उसे उष्मीय वियोजन कहेंगे। जब वियोजन प्रकाश सूर्य के प्रकाश के कारण होगा तो हम उसे प्रकाश वियोजन कहेंगे। और जब वियोजन किसके कारण होगा? विद्युत धारा के कारण होगा तो हम उसे क्या कहेंगे? विद्युत वियोजन। परिभाषा नहीं लिखवाऊंगा, सुन लीजिए एक बार फिर से। तो वह रासायन मतलब कि वह वियोजन अपक्रिया जिसमें वियोजन उष्मा के या ताप के कारण होता है उसे उष्मीय वियोजन कहते हैं। एक बार फिर सुनिएगा, वह वियोजन अपक्रिया जिसमें वियोजन उष्मा या ताप के कारण होता है उसे उष्मीय वियोजन कहते हैं। वह वियोजन अपक्रिया जिसमें वियोजन सूर्य के प्रकाश के कारण होता है उसे प्रकाश वियोजन कहते हैं। वह वियोजन अपक्रिया जिसमें वियोजन सूर्य के प्रकाश से होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश वियोजन कहते हैं। विद्युत वियोजन यह क्या होगा? तो विद्युत वियोजन में जो होगा, इसमें जो वियोजन होगा, तो यह परिभाषा बनाएंगे, वह वियोजन अपक्रिया जिसमें वियोजन विद्युत धारा के कारण होता है, विद्युत धारा के कारण होता है। ठीक है, जैसे आप समझिए कुछ उदाहरणों के साथ। जैसे उष्मीय वियोजन है तो आपके पास इसका एग्जाम्पल तो मिल ही गया था। कौन सा था उदाहरण? पहला मैंने लिखा था CaCO3, ये लिख लेते हैं। इसको गर्म किया तो क्या हो गया? CaO प्लस क्या बन गया? CO2। दूसरा एग्जाम्पल कौन सा लिए थे वह बताइए? लिए ही नहीं थे, अब लेते हैं। PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस। जब इसे गर्म करते हैं तो बनता है PbO प्लस NO2 प्लस O2। देखिए, एकल अभिकारक है, उत्पाद 3 बन गए, 2 या 2 से अधिक। तो यहां से हो गया कौन सा वियोजन? उष्मीय वियोजन। प्रकाश वियोजन में याद रखें कि कुछ आपके पदार्थ शामिल हैं जिनका प्रकाश वियोजन ही होता है। जैसे AgCl है, AgBr है और AgI है। ठीक है, तो यह क्या हो गया? सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड। अब इन पदार्थों का प्रयोग, जो उपयुक्त पदार्थ हैं, इनका प्रयोग ना किया जाता था पहले, क्या अभी भी किया जाता है, अगर उपयोग होगा तो कहीं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। तो याद रखें, AgCl का प्रयोग कहां होता था? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, यह याद रखेंगे। तो AgCl का प्रयोग कहां किया जाता था? कहां किया जाता है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। और AgCl में प्रकाश वियोजन होता है, इसलिए इसको सूर्य के प्रकाश से बचाना होगा, और सूर्य के प्रकाश से बचाने के लिए इसे काले रंग की बोतल में बंद किया जाता है। तो इसे कहां रखा जाता है? काली बोतल में,
काले रंग की बोतल में। काली रंग की बोतल में इसे बंद रखते हैं ताकि सूर्य के प्रकाश से यह रिएक्ट ना कर पाए, सूर्य का प्रकाश इस पे ना पड़े। तो याद रखेंगे प्रकाश वियोजन में, प्रकाश वियोजन AgCl का होगा। जैसे मैं यहां पर लिखता हूं इसका उदाहरण, थोड़ा सा नीचे जाएगा और देखिए एक ही लिख देता हूं AgCl, यहां पड़ा सूर्य का प्रकाश और यह बन गया Ag और बन गया Cl2। Ag बन गया और क्या बन गया Cl2। अच्छा संतुलित करके भी लिखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर 2 लग जाता है और यहाँ पर भी 2 लग जाता है और यहाँ पर 4 लग जाता है। NO2 के पहले क्या लग जाता है 4, तो +4 NO2 + O2। ठीक है, AgCl को संतुलित करेंगे तो यहाँ पर 2 लग जाएगा और यहाँ पर भी 2 लग जाएगा, संतुलित हो जाएगा। तो यह हो गया प्रकाश वियोजन। AgBr के साथ भी ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, तो Ag + Br2 हो जाएगा। अब जान लेते हैं इसके बारे में, विद्युत वियोजन के बारे में। विद्युत वियोजन क्या होता है, तो आप जान गए कि विद्युत धारा के कारण जो वियोजन होता है उसे विद्युत वियोजन कहते हैं। जैसे H2O लिखा है हमारे पास, तो इसके अगर हमें इसके परमाणुओं को अलग करना है तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करनी पड़ेगी और तब 2 गैसें बनेंगी, एक H2 और एक क्या बनेगी O2। संतुलित करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। अब ये एक सवाल पूछता है कि बताइए कि इस वियोजन में कौन सी गैस अधिक मात्रा में बनेगी और किससे अधिक बनेगी और कितने गुना अधिक बनेगी। तो आप बताइए, यहाँ पर ऑक्सीजन है, संतुलित करने के बाद देखिएगा यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर कितना हो गया 1 अणु। ऑक्सीजन का कितना अणु बना है 1 अणु, और यहाँ हाइड्रोजन का कितना अणु बना है 2 अणु। यानी ऑक्सीजन गैस की मात्रा जो है हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस की मात्रा से हाइड्रोजन गैस की मात्रा 2 गुना है। यानी हाइड्रोजन 2 गुना बनेगा हमेशा किससे, ऑक्सीजन से। अगर H2O का आप विद्युत वियोजन कराते हैं तो यह ऑक्सीजन से 2 गुना बनेगा। तो ऑक्सीजन गैस से 2 गुना कौन बनेगा, हाइड्रोजन गैस। याद रखेंगे इसको। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक अपक्रिया और देख लेंगे जो मैंने पीछे लिखा भी था। इसके लिए NaCl था मेरे पास, मैंने इसका वियोजन करा दिया। यहाँ पे क्या प्रवाहित कर दी, विद्युत धारा। और हमेशा कौन सा विलयन लाएंगे, इसका जलीय विलयन या फिर यह विलयन के रूप में लाएंगे, एक्वस रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर सोडियम बन जाएगा और Cl2 बन जाएगा। तो यह हो गया हमारा यह रिएक्शन, कौन सा, विद्युत वियोजन। फिर से सुनेंगे वियोजन कितने प्रकार का होता है। तो वियोजन जो होती है, वियोजन अपक्रिया जो होती है वह मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, 3 ही प्रकार की होती है। उष्मीय या तापीय वियोजन, प्रकाश वियोजन और विद्युत वियोजन। जो होता है उष्मीय वियोजन, उसमें आप क्या करते हैं, चीजों को गर्म करते हैं। ठीक है, ताप देते हैं। तो CaCO3 को जब हम गर्म करते हैं तो CaO और CO2 गैस बनती है, तो यह हो गया विद्युत वियोजन। PbNO3 होल ट्वाइस यानी कि लेड नाइट्रेट को जब गर्म करते हैं तो लेड ऑक्साइड और यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस बनती है, तो वियोजन यहाँ पे भी हो गया। प्रकाश वियोजन में सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, तो AgCl जो है क्या है, AgCl। जब यह प्रकाश में रखते हैं तो Cl2 गैस जो है, इसमें जो क्लोरीन है वह Cl2 गैस बन के गायब हो जाता है, केवल Ag बचता है। यह है, और इसका प्रयोग, इस अभिक्रिया का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। और AgCl को या AgBr को, इसमें से कोई भी होगा, इसे काले रंग की बोतल में पैक करके रखते हैं क्योंकि इससे सूर्य के प्रकाश से बचाना होता है। फिर जान लेते हैं विद्युत वियोजन, इलेक्ट्रोलिसिस। और यहाँ पे क्या है, तो इसका वियोजन विद्युत धारा के कारण होगा। और यहाँ पे H2O जैसे है तो इसको वियोजित किया तो विद्युत धारा से वियोजित होगा, H2O गैस बनेगी, H2 गैस बनेगी और O2 गैस बनेगी। लेकिन O2 गैस से अधिक बनेगी H2 गैस, और कितने गुना ऑक्सीजन से बनेगी, हाइड्रोजन गैस ज़्यादा, 2 गुना। तो ऑक्सीजन गैस की मात्रा से 2 गुना ज़्यादा बनेगी हाइड्रोजन गैस। फिर है NaCl का भी विद्युत वियोजन करा देंगे, Na और Cl2 बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका होगा वियोजन अपक्रियाओं के प्रकार। इसको आप नोट कर सकते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं विस्थापन अपक्रिया की ओर। चलिए, अब विस्थापन अपक्रिया के लिए मुझे यहां पे ये मिटाना पड़ेगा, तो मैं मिटा देता हूं। एक सक्रियता श्रेणी होती है, आपके एनसीईआरटी में बनी होगी, तो इसका इस्तेमाल किया जाएगा यहां पर। सक्रियता श्रेणी, जिसमें धातुओं को रखा जाता है और उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में, यानी जो अधिक क्रियाशील धातुएं हैं वो ऊपर होंगी, जो उससे कम धीरे धीरे होती जाएंगी, उनकी क्रियाशीलता घटती जाएगी तो नीचे रखी जाएंगी। तो जैसे इसको अब यह बताया जाएगा तीसरे चैप्टर में, जब हम लोग पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल, यानी धातु और अधातु, तो 3rd चैप्टर में इसको आना है। लेकिन थोड़ा सा यह अपक्रिया समझाने के लिए मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, तो मैं लिख लेता हूं। तो मैंने याद करने का एक ट्रिक जो बनाया है वह क्या है, कनक मागे एल्यूमिनियम जिंक फिर से
पढ़ा है कुछ हाजी AG AUPT। ठीक है, यह है देखिए सक्रियता श्रेणी में धातुओं को घटते क्रम में रखा गया है उनकी क्रियाशीलता के आधार पर। तो सबसे क्रियाशील कौन है इसमें? पोटेशियम, फिर है सोडियम, फिर कैल्शियम, उससे कम कौन है? मैग्नीशियम, उससे कम एल्यूमिनियम, फिर कौन है? जिंक। यह घट रहा है, क्रियाशीलता इनकी घट रही है। जिंक है, फिर है आयरन, फिर है यहाँ पे आ गया आपका टिन हो गया, और यह हो गया लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर हाइड्रोगेरियम यानी मरकरी, फिर सिल्वर, फिर जो है सोना यानी कि आपका गोल्ड हो गया, फिर हो गया प्लेटिनम। तो इस तरह से ऊपर जो है अधिक क्रियाशील है। अब होता क्या है इसमें? होता क्या है जो हमें अपक्रिया पढ़नी है, वह अपक्रिया हमारी तीसरी है, और नाम क्या है उसका? विस्थापन अपक्रिया। तो पहले यहां पे समझिए विस्थापन अपक्रिया है क्या। विस्थापन अभिक्रिया, यहां पे अंग्रेजी में इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बेसमेंट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें होता क्या, एक रिएक्शन से समझते हैं। जैसे यहां पे रिएक्शन क्या मतलब, एक हम लोग केवल समझने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। यहां पे है मेरे पास, अच्छा अकेले कोई प्रतीक लिखा ना, एक कैपिटल लेटर है, तो एक कैपिटल लेटर जहां पर होगा उसे हम समझेंगे तत्व या परमाणु, परमाणु का प्रतीक समझेंगे। और जहां पर एक से अधिक हो गया, यानी दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक कैपिटल लेटर आ जाए, दो या दो से अधिक कैपिटल लेटर आ जाए, वह हो जाता है सूत्र। और किसका सूत्र? वह हो जाता है यौगिक। वह क्या हो जाता है? यौगिक। तो याद रहे, अगर एक कैपिटल लेटर लिखा है तो वहां पे वह क्या होगा? किसी तत्व का प्रतीक होगा। अगर दो या दो से अधिक यानी एक से अधिक अगर कैपिटल लेटर्स आते हैं तो वह किसी यौगिक का अणुसूत्र होगा, किसी यौगिक का अणुसूत्र होगा। इसको याद रखेंगे, यह समझने में आसानी। तो मेरे पास एक कैपिटल लेटर यानी कि यहां पर तत्व है, कोई तत्व का परमाणु है, और यहां पर दो कैपिटल है यानी यह किसी यौगिक का सूत्र है। अब यहां पे मान लेते हैं, देखिएगा यहां पे इसके ऊपर धन चार्ज है और इसके ऊपर मान लेते हैं एक पे ऋण चार्ज है, एक पे धन चार्ज है। तो यह धन है और यह क्या है? ऋण है। तो अगर यह ए वाला ज्यादा ताकतवर है और बी वाला चिमिरखी है, देखिए, और यह है शक्तिशाली, तो शक्तिशाली व्यक्ति जो होगा वह चिमिरखी को मार देगा। ठीक है, तो यहां पे इसको मार देगा यह। ठीक है, अब मान लेते हैं यहां पे आपके आ गए क्रिस गेल साहब, और यह आ गए यजुवेंद्र चहल। ठीक है, यजुवेंद्र चहल जो है बल्ला लेके घूम रहे हैं। क्रिस गेल को मन किया कि अब बल्ला मेरे पास आना चाहिए, तो क्रिस गेल यजुवेंद्र चहल को मारेंगे और मारकर हटा देंगे। फिर बल्ला अब किसके पास आ गया? क्रिस गेल के पास। ठीक है, यानी कि यहां पर क्रिया क्या हो गई? ए जो क्रिस गेल है और बल्ला क्या है? सी है। तो अब क्या हो गया, यानी कि ए और सी साथ आ गए और बी बेचारा रो रहा कहीं पर पड़ा। इस तरह से हमें जो अपक्रिया मिली है यह कहलाती है विस्थापन अपक्रिया। क्या कहलाती है? विस्थापन अपक्रिया। अब समझिएगा, यहां शक्तिशाली से मतलब था अधिक क्रियाशील और यहां पे चिमिरखी से मतलब था कम क्रियाशील। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो यहां पे अगर हम बात को समझेंगे तो अधिक क्रियाशील ऊपर है। तो एक अपक्रिया लेते हैं जो कि रासायनिक अपक्रिया से संबंधित अब आ जाएगा। तो Zn है मेरे पास, जिंक है और कॉपर सल्फेट का जली विलयन है। ठीक है, कॉपर सल्फेट का जली विलयन है। अब यहाँ पे दो या दो से अधिक कैपिटल लेटर से, यानी कि ये यौगिक होगा और यह क्या होगा? परमाणु होगा। तो यहाँ पे Cu होता है, इसके सर पे चार्ज जो होता है डबल पॉजिटिव होता है, और SO4 के जो सर पर चार्ज होता है वह होता है डबल निगेटिव। ठीक है, और Zn के सर पर जो चार्ज होता है वह +2 होता है, यानी कि 2 डबल पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्लस वाला हमेशा प्लस को हटा देगा। ठीक है, और हटाएगा कब? जब ताकतवर होगा तब। अब आइए देखते हैं Zn कहाँ है। तो Zn यहाँ है और कॉपर कहाँ है? यहाँ है। तो जो ऊपर है वह ज्यादा ताकतवर होगा और नीचे वाले की गटई दबा देगा और इसको मार देगा। तो यानी जो कॉपर है वह हो गया चिमिरखी और Zn जो हो गया वह हो गया क्रिस गेल, यानी Cu हो गए चहल और Zn हो गया क्रिस गेल। तो अब जो है क्रिस गेल किसको मार देगा? कॉपर को, यानी कि चहल को। अब यहां से ये हट जाएंगे, मतलब कि अब Zn Cu के स्थान पे, वहां पे नहीं, यहां पर। तो यह वाला इसके स्थान पे चला जाएगा, यानी यह क्रिया किससे कर लेगा? इससे कर लेगा। ठीक है, तो यह बच गया अब Cu अलग। तो मेरे पास बना क्या? ZnSO4। अच्छा, यहां पर यह चार्ज समान हो तो यह है आपस में हटा दिए जाते हैं। ठीक है, और यहां पर ZnSO4
और क्या बच गया, Cu बस। ठीक है, अब यहाँ पे चार्ज नहीं लिखेंगे, जब यहाँ पे अपक्रिया लिखेंगे तो यह केवल एक समझने का तरीका था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे एक क्या है, तत्व है, एक क्या है, तत्व है, यानी तत्व का परमाणु है। तो आप सीधे कहेंगे जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व, यह कैसा तत्व था, अधिक क्रियाशील तत्व था, किसकी अपेक्षा, कॉपर की अपेक्षा। तो अधिक क्रियाशील तत्व, जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व, यहां पे यह कौन सा तत्व है, कम क्रियाशील तत्व, जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके विलयन में से, कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के विलयन में से, तो यह देखिए कम क्रियाशील तत्व है और उसका यह क्या है, यौगिक है, उसके यौगिक, और यौगिक का हमेशा विलयन लेते हैं तभी विस्थापन अपक्रिया हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो जब वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर दे, यानी विस्थापित करने का मतलब उसको हटाकर अपने जाके बैठ जाए, तो हम कहेंगे वह विस्थापन अपक्रिया। फिर से सुनिएगा, जब कोई वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देता है, तो हम उसे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। आइए परिभाषा लिखते हैं। तो वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व, अभी सक्रियता श्रेणी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बाद में आपको याद हो जाएगी। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के विलयन में से, उसके यौगिक के विलयन में से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। उदाहरण, पहला उदाहरण जो अभी लिखे थे, Zn प्लस CuSO4। देखिए अब यहां पे आप बना सकते हैं इस तरह से भी, तो Zn के सर पे चार्ज हो गया +2 और Cu के सर पे चार्ज हो गया +2 और SO4 के सर पे चार्ज हो गया -2, तो यह वाला माइनस इसके साथ जाके मिल गया, प्लस वाला माइनस साथ जाके मिल गया, तो ZnSO4 बन गया और प्लस कॉपर बच गया। यहाँ पे यह सामान था तो हट गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, एक आध अपक्रिया और लिख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं जिंक की जगह पे यहाँ पे कोई और आ जाता, मान लेते हैं, तो कॉपर के ऊपर का कोई भी और आ जाए, तो मान लेते हैं Fe आ जाए। क्या आ जाए? Fe। तो अब यहाँ पे कॉपर सल्फेट से यह क्रिया करेगा, तो फिर से यह तोड़िए, Fe के सर पर भी चार्ज कितना आ जाएगा, सामान्यतः 2 आ जाएगा, और यहाँ पर कॉपर के सर पे कितना आ जाएगा, +2 और SO4 के सर पे आ जाएगा -2। तो माइनस और प्लस आपस में क्रिया कर लेंगे, बीच में बेचारा चहल बच गया, तो यह +2 -2 हो गया FeSO4। ठीक है, और प्लस क्या बच गया, कॉपर। तो इस तरह से आप कई अपक्रियाएं बना सकते हैं, खुद बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे याद रखेंगे जो तत्व होगा, कम क्रियाशील तत्व होगा, उसकी यौगिक का कोई विलयन लेना पड़ेगा, तो परिभाषा एक बार और सुन लीजिए। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसकी यौगिक के विलयन में से विस्थापित कर देता है। तो किसको? कम क्रियाशील तत्व को उसकी यौगिक के विलयन में से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। यहां पर देख रहे हैं आप, तो Zn अधिक क्रियाशील है, Fe अधिक क्रियाशील है किसकी अपेक्षा? कॉपर की अपेक्षा। तो कॉपर की अपेक्षा देख सकते हैं ऊपर है, जो ऊपर रहेंगे अधिक क्रियाशील हो गए, नीचे रहेंगे तो कम क्रियाशील हो जाएंगे। तो यहाँ पर यह कौन सी अपक्रिया हो गई? विस्थापन अपक्रिया।
अब बाकी की रिएक्शंस हमको और पढ़नी है, जैसे द्विविस्थापन है और भी है अपक्रियाएं, तो उनको हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।